हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग CHSL 2023 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा जो सेट नंबर है वो है 40। मतलब CHSL का आखिरी सेट हम लोग आज करने जा रहे हैं। 39 सेट हो चुका है, ठीक है। और आज है 17 अगस्त का शिफ्ट 4 वाला, ठीक। इसके पहले हम लोग 39 सेट CHSL के इसी के लगाए हैं और केवल 2023 नहीं बल्कि 2022 भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये अगर 40 सेट उसमें थे तो 40-40 80 सेट CHSL के हो चुके हैं। CHSL के अलावा CGL के भी सारे सेट हो चुके हैं। यही इसका भी स्कोर होगा करीब 80 के आसपास, इसका भी होगा, CGL का होगा। ये भी दोनों साल का 22-23 दोनों कर दिया गया है। स्टेनो का भी 2022-23 हो चुका है, ठीक है ना बच्चा। उसके बाद CPO का 2023 हो चुका है और CPO 2022 कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 22 कराने जा रहा हूँ। MTS आपका 22-23 हुआ है, मतलब 21 का भी हुआ है। 21 का 22 में हुआ था, 22 का 23 में हुआ था और 23 वाला भी 23 में हुआ था, ठीक है। तो MTS का 21 का हो चुका है, 22 का आधा हो गया है, आधा बचा है, उसको भी करा दूंगा। अभी CPO शुरू करूंगा, CPO के साथ साथ में MTS भी लेके चलूंगा एक एक दिन के अल्टरनेट पे। ये बराबर हो जाएगा। CPO 8-9 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर MTS रहेगा, लगातार कराएंगे। उसके बाद हम लोग CGL CHSL इसकी सेगमेंटेड लेके चलेंगे। जैसे 2022 और 2023, जो 2023 पहले शुरू करूँगा, 23 के सारे एरर्स का मतलब समझ रहे हैं। SSC के जितने भी एग्ज़ाम मैंने गिनाए, CGL CHSL स्टेनो CPO MTS, सारे एग्जाम्स में जितने भी एरर्स, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो भी ले लेंगे, सारी एरर्स 2023 में जितनी पूछी गई थी, सारे इंप्रूवमेंट जितना 2023 में पूछा गया था, सारा एंटोनिम, सारा साइनोनिम, सारा इडियम, सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारा एक्टिव वॉइस, सारा पैसिव वॉइस, पूरा कलेक्ट करना है, ठीक। और एक तरफ से कराना है मुझे, ठीक है। तो तैयार रहिए अगले वाले सेगमेंट के लिए आप लोग, ठीक है। तो PDF आपने सॉल्व कर ही लिया होगा और उम्मीद है कि आज आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही होगी। CHSL की विदाई कर रहे हैं हम लोग इस समय इस सेशन की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बच्चा लोग क्या है, साइनोनिम का है। साइनोनिम किसका बताना है, डायनेमिक का। और डायनेमिक का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना। डायनेमिक क्या होता है, जो गतिशील होता है, जिसमें मूवमेंट बना रहता है, जिसमें चेंजेस लगातार बने रहते हैं, इंप्रूवमेंट होता रहता है। तो डायनेमिक का फेमस के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाल्ट का मतलब क्या होता है, रुकने के लिए आ जाएगा, तो ये साइनोनिम तो होगा नहीं। इन्नेट का मतलब क्या होता है, बाई बर्थ, जन्मजात होता है। जैसे इंसान में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बाई बर्थ होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब यहाँ समाज से नहीं सीखता। इन्नेट क्वालिटीज मतलब बाई बर्थ नेचुरल क्वालिटीज होती हैं वो, ठीक। और एनर्जेटिक एक वर्ड दिया हुआ है। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसमें पूरी एनर्जी भरी हो। तो जो एनर्जेटिक होगा वो डायनेमिक होगा, बिना डायनेमिक हुए तो एनर्जेटिक होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर कौन सा हुआ इसमें, चौथा वाला, ठीक। अब चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको बतानी है करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है, आर्काइव। तो करेक्ट मीनिंग बताने का मतलब हुआ एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और वन वर्ड आपका दिया हुआ है और उसके लिए सेंटेंस आपको नीचे से ढूंढना है, उसका क्या मतलब होगा, पढ़ के देख लो। म्यूजियम्स आर्काइव, तो आर्काइव क्या जगह होती है, आर्काइव अभिलेखागार, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अभिलेखागार। अभिलेख का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को या रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। तो आर्काइव इज अ प्लेस वेयर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, समझ गए। चलिए वैसे भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। म्यूजियम्स आर्काइव इज अ ग्रेट प्लेस टू फाइंड वेरिएबल आर्टिफैक्ट्स सच एज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्लियर। चलिए अ कलेक्शन ऑफ एसेज, नहीं, बिल्कुल नहीं। अ रूम टू स्टोर लॉट्स ऑफ बुक्स, ये बुक्स भी नहीं है। मैंने कहा था डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आना चाहिए। तो यहाँ देखो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिया है और यहाँ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स दिया है, लेकिन अभी और देखना है हमको। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है या कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें क्या होगा। रूम, अच्छा यहाँ क्या लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, तो ये कलेक्शन नहीं है, प्लेस है। तब क्या हो गया आपका, थर्ड वाला हो गया। समझ गए ना, मतलब कितना क्लोज दिया इन्होंने।
यहाँ देखो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स होता ही है, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता ही है। दोनों वर्ड बहुत ढूंढ के दिए थे कि आप लोग धोखा खा जाओ, पर आप भी तो स्मार्ट हो ना, धोखा क्यों खाओगे? ये कलेक्शन नहीं होता बल्कि एक जगह होती है, एक प्लेस होता है जहाँ इन चीज़ों को रखा जाता है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आप लगाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपको एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम? गाइल का होता है। गाइल का मतलब जानते हो, ये होता है छल प्रपंच। छल समझ रहे हो, छल या प्रपंच। छल का मतलब जैसे ही छल लग जाता है वैसे ही इसमें किस चीज़ की बू आती है? धोखे की बू आती है किसी के साथ, ठीक है, तो गाइल हो जाता है। डिसीट का मतलब क्या होता है? धोखा होता है। डिसीट मतलब क्या होगा? धोखा। तो ये तो सिमिलर, ये हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। और अब की बार क्वेश्चन साइनोनिम का नहीं एंटोनिम का है। ट्रेचरी का मतलब यही होता है, धोखा। देखो 2 और 3 साइनोनिम मिल गए ना, गाइल, डिसीट, ट्रेचरी। और ये ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी, ऑनेस्ट आदमी धोखा नहीं देता, ये हो गया आपका एंटोनिम, ठीक है। और टर्सनेस का मतलब क्या होता है? कंसाइजनेस। कंसाइज क्या होता है आपको पता है? कंसाइज क्या होता है? कोई चीज़ बहुत संक्षिप्त में, ब्रीफ में कोई चीज़ आपको बताई जाती है, तो ये होता है। कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ब्रीफनेस। अच्छा, कंसाइजनेस हम लगा दें, नहीं तो वर्ड गलत हो जाएगा, नाउन चाहिए ना। तो टर्सनेस होता है कंसाइजनेस। इसी में CHSL में ही 2 दिन पहले ये वर्ड आया था, टर्सनेस, कंसाइजनेस, ठीक है। तो इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये लिटरेचर से वर्ड है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह देना टर्सनेस कहा जाता है या कंसाइजनेस कहा जाता है। आंसर आपका क्या होगा? ऑनेस्टी होगा। क्लियर? चलें आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये खाली जगह दी हुई है, लेकिन खाली जगह के लिए क्या लगाना है आपको? मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनीम ढूंढना है आपको, ठीक है। होमोनीम, ये देखो 4 वर्ड दिए हैं होर्ड के लिए। अच्छा, 2 होर्ड हैं, 2 हर्ड हैं, ठीक है। चलिए, आंट्स डैश फूड ड्यूरिंग द समर एंड सेव इट फॉर विंटर। जो चींटियां हैं वो गर्मी के समय में, समर के समय में भोजन इकट्ठा कर लेती हैं और जाड़े के लिए बचा के रखती हैं। तो यहाँ होल्ड किस लिए है? बचा के रखने के लिए होता है। तो बचा के रखने के लिए कौन सा होल्ड यूज करोगे आप? ये वाला होल्ड यूज करोगे, HOARD। अच्छा, HORDE, ये वाला होल्ड क्या होता है? नोमैड्स आप लोग जानते हो, नोमैड। नोमैड जैसे जो बंजारे टाइप के लोग होते हैं, जिप्सी, खानाबदोश, जो जिनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, घुमंतु, या ये आप झुंड कह सकते हो। एक जैसे लोगों का एक जैसे एक कबीला होता है, उनका जो झुंड होता है उसको होर्ड कहते हैं, ठीक है। खासतौर से कबीलाई सोसाइटी में यूज किया जाता है। ये हर्ड सुनने वाला है, HEAR, हियर की सेकेंड फॉर्म क्या है? हर्ड है, ठीक है। और ये हर्ड क्या होता है? ये HERD, ये भी झुंड होता है, लेकिन किसका झुंड होता है? हर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये क्या होता है? हर्ड ऑफ एनिमल्स। एक दिन मैंने क्लोज टेस्ट इसी पर था, मैंने पढ़ाया था कि जो क्लोज टेस्ट नहीं था, कुछ और था। हर्ड ऑफ एनिमल्स जो अफ्रीका की ओर, उसमें आसाम की ओर जाते हैं, तो वो होता है, ठीक है। तो हर्ड एनिमल्स का झुंड हुआ। आंसर आपको मिल गया। आपको इकट्ठा करने के लिए क्या होता है? होर्ड कहते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये स्लैश अपनी कहानी सुना रहे हैं कि हम नो एरर से रिलेटेड हैं। अब यहाँ भी नो एरर दिया हुआ है, पढ़ो। आउल, आउल में पहला जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? अ। और अ क्या होता है? वावेल साउंड होता है। वावेल साउंड के पहले हम लोग आ नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो ये आउल गलत हो गया, एन होना चाहिए, पहला आंसर होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं हुआ रहा होगा, ठीक है। अब चलो अगला है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। स्टेटमेंट पढ़ो। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड मतलब क्या हुआ? जैसे मैनकाइंड लग गया वैसे ही यहाँ पर एंथ्रोप लग जाएगा। क्या हो गया? एंथ्रोप। और इवोल्यूशन मतलब स्टडी के लिए लॉजी लगा दोगे तो एंथ्रो हो गया, और लॉजी लगाना है आपको। लॉजी क्या? लॉजिस्ट हो जाएगा। वन हु लिखा हुआ ना, पर्सन है, तो लॉजिस्ट हो जाएगा। अब ये जोड़ने के लिए यहाँ बना दो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हुआ? एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ गया। अनार्किस्ट क्या होता है? अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजक होता है। अराजक का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी नियम कानून को नहीं मानता, सारे नियमों, सारे कानूनों, सारे रूल्स रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाया करता है, ठीक है, वो अराजक होता है, अनार्किस्ट होता है, डिसऑर्डरली मैन।
अमेचर का मतलब कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी काम को शौकिया करता है। इसको मैं कई बार समझा चुका हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, दो लोग गिटार बजाते हैं, एक लोग क्या होते हैं कंसर्ट में बजाते हैं, एक रात का पैसा लेते हैं वो, और कुछ लोग गिटार बजाते हैं अपने कमरे पे अपनी खुशी के लिए, ठीक। तो जब अपनी खुशी के लिए है वो अमेचर लोग होते हैं। एंटागोनिस्ट कौन होता है? देखो प्ले वगैरह होता है या मूवी वगैरह होती है तो दो होते हैं, एक एंटागोनिस्ट होता है, एक प्रोटैगोनिस्ट होता है। तो जो प्रोटैगोनिस्ट होता है क्या होता है? वो हीरो होता है, खासतौर से ट्रेजेडी मूवीज में जो सफ़रर होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान अच्छा होता है लेकिन अपनी किसी इमोशनल मिस्टेक, अपनी किसी इमोशनल गलती के नाते वो पूरी मूवी भर में या पूरे प्ले भर में कष्ट भुगतता है, जिससे सबकी सहानुभूति होती है, उसको क्या कहते हैं? प्रोटैगोनिस्ट। और जो इनको कष्ट देता है एंटागोनिस्ट, जिसको आप कह सकते हो विलेन होता है, ठीक है। क्या होगा ये विलेन होगा। विलेन या यूँ कह सकते हो कि जो आपका अपोजिट होता है, जो आपका विपक्षी होता है, राइवल होता है, उसको कहते हैं विरोधी कह सकते हो। एंटागोनिस्ट कौन हो गया? विरोधी हो गया। कभी कभी एनिमी के सेंस में भी यूज किया जाता है, कभी कभी विलेन के सेंस में। समझ गए ना? क्लियर हो गया एंटागोनिस्ट। साथ में मैंने प्रोटैगोनिस्ट भी बता दिया। आपका आंसर फिलहाल यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनीम बताना है आपको रिडीम का। तो जरा बताओ रिडीम क्या होता है? रिडीम का मतलब देखो कोई ऐसी चीज होती है, सिचुएशन से आप समझो। सपोज करो आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, आपने कोई गलती कर दी, उस गलती को सुधारने के लिए, उस गलत निर्णय को इम्प्रूव करने के लिए जो आप काम करते हो वो इसी को कहते हैं रिडीम करना, ठीक है। चलो तो ये क्या रिडीम एक तरह से किस सेंस में आएगा? इम्प्रूव करने के सेंस में आएगा ना, सुधारने के सेंस में आएगा। इसके लिए अब यहाँ छोड़ दे रहे हैं चीज याद रहते हैं। स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चीखना या चिल्लाना होता है। वायलेट का मतलब क्या होता है? हिंसा करना, उल्लंघन करना या किसी चीज को स्पॉइल करना, बर्बाद करना। अब देखो रिडीम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सुधारना, और वायलेट का मतलब क्या होता है? उसको खराब करना, बेकार करना। तो एंटोनीम तो ये हो गया हमारा वायलेटेड। और प्रीमाइजेस, देखो प्रीमाइज का मतलब देखो दो चीज होती है, एक तो प्रस्तावना हो जाती है, एक अगर नाउन है तो प्रीमाइजेस प्रस्तावना हो जाएगी, नहीं तो प्रीमाइजेस का मतलब जानते हो मैथमेटिक्स में सिद्धांत कहते हैं प्रीमाइजेस, जिसे कहते हैं प्रीमाइजेस ऑफ पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम जिसको कह सकते हो आप। एक भी प्रीमाइजेस होता है। और एक जैसे यूनिवर्सिटी का एरिया होता है, कोचिंग का एक रेंज होती है, जो कोचिंग का एरिया होगा, प्रांगण कहते हो, परिसर कहते हो हिंदी में, कोचिंग परिसर तो कहते हैं प्रीमाइजेस ऑफ कोचिंग। या बैंक का परिसर होता है, ग्राउंड होता है, उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो कैंपस एक वर्ड ले सकते हो, प्रीमाइजेस मतलब कैंपस हो जाएगा, ठीक। एक प्रीमाइजेस मतलब थ्योरी हो जाएगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। साउटिंग का मतलब भी चीखने चिल्लाने के लिए लगता है, लेकिन डांटने वाले सेंस में साउटिंग आता है और स्क्रीमिंग रोने वाले सेंस में आ जाता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो अपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किसका? समथिंग टू बी इजिली कैरीड और मूव्ड, कोई ऐसी चीज जिसको आप आराम से हाथ में लेकर के चल सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। जैसे आप सपोज करो मोबाइल फोन है आपके हाथ में, तो मोबाइल फोन क्या होता है? आप आराम से हाथ में लेके या जेब में रख के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब फावड़ा है, तो फावड़ा क्या होता है? फावड़ा को बड़ा संभालना पड़ता है। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक नहीं हो और जो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लेके जाने लायक होता है, तो उसको क्या कहते हैं? इजिली कैरीड। इजिली कैरीड के लिए क्या होगा? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब कोई चीज़, जैसे कहते हैं ना पोर्टेबल कैमरा हो सकता है, पोर्टेबल लैपटॉप हो सकता है, मतलब इस तरह की चीज़ें होती है जो आराम से हाथ में आ जाए और आप लेके जा सकते हो, तो ये पोर्टेबल हो गया। रॉबस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा का मतलब क्या हुआ? भारी भरकम हो जाएगा। हालांकि रोबस्ट जो वर्ड यूज किया जाता है ना, वो बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए यूज किया जाता है। हट्टा कट्टा मतलब एकदम मस्कुलर बॉडी, बल्ले सल्ले बने होते हैं, 6 पैक 8 पैक वाला। स्टैग्नेंट क्या होता है? स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ पानी। जैसे नदी है, नदी बह रही है और किसी कारणवश कुछ नदियां हैं जो गर्मी में पानी कम हो जाता है तो जगह जगह पर वो सूखा हो जाता है, तो जो पानी इकट्ठा हो जाता है, बह नहीं रहा है, इकट्ठा हो जाता है, तो ठहरा हुआ पानी होता है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो स्टैग्नेंट होता है। ये रिवर के लिए भी यूज किया जाता है और कल्चर के लिए भी यूज किया जाता है। आपकी कल्चर निरंतर आगे बढ़ रही है तो स्टैग्नेंट नहीं होगी, फिर फ्लोइंग होगी, रुक जाएगी तो स्टैग्नेंट हो जाएगी। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? इजीली ब्रेकेबल, जो चीज़ आसानी से टूट जाती है। तो वीक आप कह भी सकते हो इसको। फ्रेगाइल मतलब जैसे शीशा होता है, गिरा हाथ से और गिरा चूर चूर हो गया, तो उस चीज़ को फ्रेगाइल कहते हैं, जो आसान इजीली ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट, ऐसे समझ लो,
ठीक, आंसर कौन सा हुआ? पोर्टेबल हुआ। बाकी वर्ड्स के मतलब भी आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। स्टेटमेंट पढ़ो। एन इमेजिन्ड प्लेस या स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जो कि जिसमें एवरीथिंग परफेक्ट होता है। जैसे तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना की है, तो वो जो तुलसीदास ने कल्पना की है राम राज्य की, पता नहीं हकीकत में वैसा था नहीं था, मैं कुछ कह नहीं सकता, इन सब पे टिप्पणी नहीं। तुलसीदास ने जो कल्पना की है उसमें सब कुछ परफेक्ट है। राजा परफेक्ट है, प्रजा भी परफेक्ट है, कोई सब लोग हेल्थ से भी एकदम परफेक्ट हैं, नेचर खेत में सबको खूब अनाज पैदा होता है और वनस्पतियाँ भी सब ठीक है, पेड़ पौधे बिना मांगे ही फल दे देते हैं, गाय बिना मांगे ही दूध दे देती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं ना, सब निरोगी हैं, सब ईमानदार, सब अच्छे, कोई बेईमान नहीं, कोई झूठ नहीं बोलता। अब ये स्टेट एक आइडियल स्टेट है, रियल तो नहीं लगती, मतलब इंसानों की दुनिया में तो ये परफेक्ट स्टेज हो नहीं सकती है। उसको क्या कहते हो? यूटोपिया कहते हो। इसीलिए यूटोपियन का मतलब होता है आइडियल या काल्पनिक हो जाता है। यूटोपिया सर टॉमस मूर की एक किताब थी यूटोपिया, उसमें उन्होंने एक इसी तरह के आइडियल स्टेट की कल्पना की थी, एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जो मैंने अभी बताया उसी तरह का था, तो यूटोपिया कहते हैं उसको। बाकी वर्ड्स देख लो। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौना होता है, अंडरसाइज्ड होता है, जो छोटे कद के लोग होते हैं। ठीक है, ड्वार्फ समझ गए होंगे, फिल्मों में देखा होगा, सर्कस वगैरह में देखा होगा, ड्वार्फ होते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? घटनाओं का क्रम होता है। ठीक है, जैसे मतलब कोई घटना घटती है 1935 में, कोई घटना घटती है 1965 में, कोई घटना घटती है 1925 में, कोई घटना घटती है 1928 में। तो इनका क्रम क्या होगा? 1925, 1928, 1935, 1945, ऐसे क्रम से लगा देना है आपको, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, वो क्रोनोलॉजी होती है। ऑक्टेजेनेरियन क्या होता है? देखो, वह व्यक्ति जो 80 ईयर्स से लेकर के 89 ईयर्स के बीच में हो, उसको ऑक्टाजेनेरियन कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, 80 से लेकर 89। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति 50 से लेकर के 59 के बीच में होता है तो उसको क्या कहोगे? क्विंक्वाजेनेरियन। ठीक है, अगर कोई आदमी 40 से लेकर के 49 के बीच में तो उसको क्या कहते हो? टेट्राजेनेरियन या क्वाड्राजेनेरियन कहते हो। ठीक है, 70 से 79 के बीच में होगा तो सेप्टाजेनेरियन कहते हैं। ऐसे ही जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ट्राई, टेट्रा, डेका, हेक्सा, पेंटा, ये सब जो पढ़े हो वही वाला है, ये जेनेरियन लगा देना बस। ठीक है, आई होप कि अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा था? यूटोपिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें हमारा क्या है। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। तो सेंटेंस क्या लिखा है कि पुअर फिजिकल या मेंटल कंडीशन। ठीक है, तो पुअर के लिए मतलब खराब शारीरिक या मानसिक स्थिति को हम क्या कहेंगे? एक तो इल लगा दिया आपने, इल, ये सब में इल लगा हुआ है। ठीक है, इल नेचर, देखो फिजिकल अगर कंडीशन खराब है तो इल नेचर तो होगा नहीं, और इलिसिट का मतलब क्या होगा? इलीगल हो जाएगा। क्या होगा ये? इलीगल, गैर कानूनी, अगेंस्ट लॉ, कोई ऐसी चीज़ जो कानून के खिलाफ होती है वो होगा। तो ये यहाँ पे लेना देना नहीं है। इल फेटेड का मतलब होता है जिसका भाग्य खराब हो, जो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और इल हेल्थ, ये ठीक है आपका हेल्थ, फिजिकल या मेंटल हेल्थ जिसका गड़बड़ होता है वो क्या होता है? इल हेल्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? एरर का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। दे वर लेड इन द सन और द एंटायर मॉर्निंग टिल सुदर्शन केम। तो वो लोग धूप में लेटे थे या धूप में बैठे थे, पूरी सुबह धूप में बैठे थे जब तक कि सुदर्शन आ नहीं गया। तो बेटा ये लेड नहीं होगा। देखो मैं 1 मिनट आप लोगों का लूँगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड होता है लाई, लाइड और लाइड, इसकी 3 फॉर्म होती है। ये वर्ब है, लाई, लाइड, लाइड होता है। एक होता है लाई, ले और लेन होता है। ठीक है, ये लाई, ले, लेन होता है। और एक होता है ले, लेड, लेड। उबिएगा नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझा रहा हूँ, समझ जाइएगा इसको अच्छे से, इस पर एरर बहुत होती है। 3 वर्ब हो गई ये। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं। लाई, लाइड, लाइड का मतलब होता है ना, झूठ बोलने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अगर झूठ बोल रहे हैं तो। ये जो लाई, ले, लेन होता है ना, ये कहीं पर लेटने के लिए यूज किया जाता है, लेटना या कोई चीज़ कहीं पर पड़े होने के लिए लगेगा।
और ये क्या होगा, लाई लेड, ये कोई चीज़ कहीं पर रख देने के लिए यूज किया जाता है। और भी सेंस है, पर अभी आप यही वाला समझिए, रख देना। अच्छा, इसके अलावा सड़क मार्ग वगैरह बिछाने के लिए, जैसे रेल लाइन बिछी, सड़क मार्ग बिछा, तब भी आप ले लगा सकते हो। और जैसे हम कहते हैं कि भगत सिंह ने देश के लिए जान दे दी, तो सरदार भगत सिंह लेड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, ये कैसे भी होता है। जैसे चिड़िया अंडा वगैरह देती हैं, जैसे मुर्गी ने अंडे दिए, तब भी आप यूज कर सकते हो कि द hen laid 2 eggs, ऐसे हो सकता है। तो ये ले के ढेर सारे यूज हैं, कोई चीज़ रख देने के लिए, या इतने सारे हमने बता दिए। तो ये लेड अगर लगा देते हो तो लेड का सेंस ही नहीं है। दे कौन है, दे क्या है, पर्सन है। तो पर्सन यहाँ ना तो रखे गए हैं और ना ही जो काम मैंने गिना है उनमें से कोई काम आएगा, बल्कि क्या है, वो धूप में लेटे रहे। धूप में लेटे रहे तो क्या लगना चाहिए आपको, ये ले लगना चाहिए था, यहाँ पे लेन। अच्छा, लेन तब लगाएंगे जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएं, या हम हैज हैव हैड के साथ लगाएं। तो वो लोग खुद ही लेटे हुए हैं, तो पैसिव में तो बनेगा नहीं, लेन लगाना की कोई चांस ही नहीं है। ये क्या होगा, लाई की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर ले लगना चाहिए था आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्या होगा, ये लेड गलत है, आपका आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, इसमें बताना है आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड। ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, इनकरेक्ट वाला नहीं। ठीक है। अच्छा, कौन सा इसमें अंडरलाइन किया है ऑलरेडी, ये एक्सिलरेट लिखा है, तो एक्सिलरेट इन्होंने दे ही रखा है, जिसकी की स्पेलिंग गलत है। पूछ रहे हैं इसमें एक्सिलरेट की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले ई होगा, ई के बाद एक्स होगा, फिर एच लगना चाहिए, फिर आई लगेगा, ई एक्स एच आई। उसके बाद आप LARATE लगा दो, LARATE। लास्ट में तो रेट लगा हुआ है, देखो यहाँ से वहाँ तक छोटा होता चला गया। ठीक है, तो कौन सा है सही, देखो जी, एक्सिलरेट, ई ये तो गलत हो गया, EXHI, LARE लगा दिया, गलत हो गया, EXI हो गया, नहीं सही है, EXHI LARATE ये मिल गया आपको चौथा वाला सही। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या करना है आपको, ये एक्टिव वॉइस में बताना है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, देखो, आई वॉज नेवर सपोर्टेड बाय माई फैमिली, तो बाय माई फैमिली में माई फैमिली सब्जेक्ट हो जाएगा, चारों में लगा हुआ है। अच्छा, हैव लिखा हुआ है, तो माई फैमिली के लिए क्या हैव लगाना चाहिए, तो देख लेते हैं, हैव या हैड जो भी हो। नहीं, वाज लिखा है ना, ये वाज सपोर्टेड। अच्छा, वाज सपोर्टेड आपको कितनी बार इसके पहले आ चुका है, ये मैंने बताया है कि जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हम वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जब पहले से ही वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो क्या करना चाहिए, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए। हमें हैज हैव की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए ना। तो यहाँ हैव लगा हुआ है, होगा नहीं, यहाँ हैड लगा है, होगा ही नहीं। ठीक है, अब दो बच रहा आपके पास, माई फैमिली नेवर सपोर्टेड मी और माई फैमिली नेवर सपोर्ट्स मी। तो सपोर्ट्स में वर्ब में एस लगा हुआ, ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। तो सपोर्टेड यही वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला है, तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाला। ठीक है ना, समझ गए, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है भाई, इसमें आपको करना है एरर। ठीक है, ये रहा आपका, लेकिन स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन हो सकता है। इन्होंने लिखा है, देखो साफ साफ लिखा है, सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। तो बताइए इसमें किस में स्पेलिंग एरर हो सकती है। The famous author clearly mentioned all the names of his friends in the acknowledgements of the book। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट्स लिखा है, इसी की स्पेलिंग गलत है। एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग क्या होगी, देखो सबसे पहले ए होगा, ACK होता है, फिर यही के जो है वो नॉलेज में बदल दो, LEDGE हो गया, ये हो गया एक्नॉल, ये नॉलेज होगा, KNOWLEDG, इसके पहले AC लगाना है और बाद में मेंट लगाना है। तो जो गलती है, कहाँ से गलती दे रहे हैं, नॉलेज की। अब देखो यहाँ ACKNOLL लगा दिया, यही वाला गलत है। सही क्या होगा, ये होना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा आपका, पहला वाला हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में देखो क्या है, एंटोनीम बताना है आपको। किसका एंटोनीम बताना है, मीन का एंटोनीम बताना है। मीन का मतलब क्या होता है, देखो
मीन के कई मतलब होते हैं, मैं आपको इसके सारे मतलब बता देंगे। ये होमोनीम का काम करेगा। देखो, एक मीन नाउन होता है, तो जो मीन नाउन होता है वो क्या होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, तो एक माध्य होता है, समांतर माध्य होता है। जैसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि 10 और 20 का मीन क्या होगा, तो 10 और 20 के बीच में आएगा 15। 10 और 20 को जोड़ दिया जाएगा, 30 हो जाएगा, उसका आधा कर दिया जाएगा, 15 आ जाएगा। तो एक मीन ये होता है, ठीक, नाउन हो गया। दूसरा एक मीन वर्ब होती है, तो इसका मतलब होता है अर्थ, मीनिंग, जिससे मतलब निकलता है ना, व्हाट डू यू मीन, आशय, एम क्या है तुम्हारा, पर्पज क्या है, ठीक है। और एक मीन जो एडजेक्टिव होता है, उस मीन का मतलब होता है ना बहुत घटिया या नीच आदमी, गाली वाली देने के लिए लोग यूज करते हैं, यू मीन फेलो, मतलब नीच आदमी, ऐसे। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा वाला अर्थ यहाँ पे लगाया गया है जिसका एंटोनिम होगा। तो ये मीन वाला, ये नाउन वाले का तो होगा नहीं, ठीक है। माइन्यूट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, माइन्यूट या मिनट, मिनट नहीं है, ये माइन्यूट होगा। माइन्यूट का मतलब बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। नोबल, तो नोबल क्या होगा, अच्छे सेंस में आ जाएगा, जेंटल पर्सन के लिए आ जाएगा, तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, कुख्यात होता है। फेमस का अपोजिट होता है। कुख्यात क्या होता है, जैसे कोई आदमी बुरे कामों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो, दूर दूर तक जाना जाता हो, जैसे दाऊद इब्राहिम है, तो ये सब लोग क्या होते हैं, मर्डर के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, फेमस हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, कुख्यात कहा जाएगा। फिलहाल ये भी आंसर नहीं होगा, वो निगेटिव में ही जा रहे हैं। नॉवेल का मतलब क्या होता है, अगर नाउन के फॉर्म में लेते हैं तो नॉवेल हो जाता है उपन्यास, और अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में लेते हैं तो नॉवेल का मतलब क्या होता है, नया, ठीक है, न्यू, कुछ नए के लिए आता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको जो आंसर आ रहा है, जो इसका आंसर होना चाहिए, मीन का मतलब यहाँ सेंस कौन सा हम ले रहे हैं, ये वाला नीच घटिया वाला ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो अपोजिट है सज्जन व्यक्ति, वो हमारे ऑप्शन में है। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना, एक वर्ड के जब कई मतलब होते हैं तो हमें देखना होता है कि ऑप्शन में उसके कौन से सेंस वाला अपोजिट या साइनोनिम दिया हुआ है, तो हम लोग वही लगाते हैं, ठीक है। इसमें यही वाला नोबल वाला मिला, क्योंकि मीन के और कोई सेंस वाला यहाँ पे अपोजिट मीनिंग मिल नहीं रही है, ठीक है। अब चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इडियम है। तो इसके लिए आपको इडियम बताना है, एक वर्ड दिया हुआ है, उसी के लिए वर्ड क्या दिया है, ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है, बकाया होता है, ठीक है। लिखा है कि नीतीश प्रमोशन इज ड्यू, जो नीतीश है उसका प्रमोशन ड्यू है, मतलब क्या हुआ, रुका हुआ है, बस होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आ जाओ, एक दिया है ऑन द कार्ड्स, तो ऑन द कार्ड्स का मतलब ही होता है ड्यू, ठीक है ना। ड्यू का मतलब होने वाला है, ऑन द कार्ड्स है, मतलब नाम वाम चढ़ गया है, बस जल्दी ही प्रमोशन मिल जाएगा, ये हो गया। आगे लिखा है नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। नॉट वर्थ हिज सॉल्ट मतलब कोई चीज़ है, उसकी जो कीमत है वो उतना, मतलब जैसी वो चीज़ है, जितना दाम दिए हो वो दाम के लायक नहीं है, जितना दाम दिए हो उसके लायक नहीं है। सपोज करो कोई चीज़ 800-900 की है, उसको आपने मतलब 1500-2000 हज़ार में खरीद दिया, तो आदमी यही कहता है कि नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, मतलब जितना पैसा दिए हो उतने के लायक वो नहीं है, ठीक है, मतलब समझ गए ना, हाँ ठीक है। अब आगे लिखा विद ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब होता है यथोचित सम्मान के साथ। एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो हम लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, ऐसे लिखते हैं। डन टू डेथ का मतलब क्या हुआ, जो किसी को किल करना, ऐसे ही समझ लो, मारने के लिए। डन टू डेथ का मतलब किसी को मारने के लिए कोई कार्य किया गया है। फिलहाल आपका आंसर होगा ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लो 17 नंबर पे, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो अरेंजमेंट में देखो, पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। लिखा इन सोशल एवोल्यूशन बाय इमिटेशन। इन सोशल एवोल्यूशन बाय इमिटेशन मतलब कॉपी करके, नकल करके। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे लिखा है कि बाय रीजन ऑफ इट्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कारण क्या है, उसका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी भी कुछ काम नहीं बना। आगे लिखा है द रॉयल स्टाइल इज द एजेंट। जो रॉयल स्टाइल है वो क्या है, एक एजेंट है। और आगे लिखा है एंड कल्चरल पैटर्न्स आर सिमिलरली ट्रांसमिटेड बाय द डोमिनेंट कास्ट। और जो कल्चरल पैटर्न है उसमें मतलब वो ट्रांसमिट होता है, कौन ट्रांसमिट करता है, डोमिनेंट कास्ट जो होती है वो करती है। तो इसमें शुरुआत कौन कर सकता है, देखो एंड कल्चरल पैटर्न ये स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा। इन सोशल इवोल्यूशन बाय इमिटेशन ये भी शुरू नहीं कर रहा। बाय रीजन ऑफ इट्स हायर, अब ये इट्स किसका है ये भी शुरू नहीं कर रहा। तो शुरू कौन कर रहा है, सी कर पाएगा, ये स्टार्ट कर पाएगा। तो ये दोनों तो गए काम से, बचा दो हमारे पास। अब एक है कि सी के बाद डी लगाना है या सी के बाद ए लगाना है। तो देखो
पहले तो हम देखते हैं कि द रॉयल स्टाइल इन द रॉयल स्टाइल इज द एजेंट एंड तो लग नहीं पाएगा, ठीक है ना। द रॉयल स्टाइल इज द एजेंट एंड कल्चरल पैटर्न्स आर, तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। द रियल एजेंट एंड कल्चरल पैटर्न ये बनेगा नहीं, एंड से कल्चरल पैटर्न जुड़ ही नहीं रहे, तो सी के बाद डी लग ही नहीं पाएगा, तो एक तो ये गया काम से, ठीक है ना। अब बचाइए, तो सी ए डी बी है, तो देख लेते हैं सी ए डी बी क्या कनेक्ट हो रहा है। तो पहले डी के साथ बी देख लो, डी में लिखा हुआ एंड कल्चरल पैटर्न्स आर सिमिलरली ट्रांसमिटेड बाय द डोमिनेंट कास्ट और बाय रीजन ऑफ इट्स हायर। अब ये जो लिखा है ना डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट के लिए लिखा हुआ है कि बाय रीजन ऑफ इट्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो डोमिनेंट कास्ट होगी वो क्या होती है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में होगी। तो ये जो डी है, डी के बाद ही डी को एक्सप्लेन कर रहा है, कारण दे रहा है कौन, बी दे रहा है, डी के बाद बी लगाना है, ये डी बी तो सही हो गया। अब डी के बाद ए देखो लग रहा है, सी के बाद ए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। द रॉयल स्टाइल इज द एजेंट इन, अब देखो जो रॉयल स्टाइल होती है, रईसी वाली जिंदगी होती है, वो एजेंट कहाँ की होती है, सोशल इवोल्यूशन। कैसे, बाय इमिटेशन, बाय इमिटेशन। अब देखो यहाँ बाय इमिटेशन है एंड कल्चरल पैटर्न हो गया, तो अब ए के बाद डी भी तो कनेक्ट हो रहा है, बाय इमिटेशन। अब ये एक इमिटेशन हो गया, इसी में एंड कल्चरल पैटर्न्स ले लो, तो ए के साथ डी का कनेक्शन भी बन जा रहा है। तो मतलब फिलहाल ये हमारा सेकंड वाला चारों ओर से चेक करने के बाद फाइनल निकला कि वही हो पाएगा, ठीक है। 18 नंबर में आ जाओ। 18 में क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस। देखो पहले लिखा एन एजिटेटेड गैदरिंग ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। डिस्टर्ब्ड हमारी वर्ब हो गई, द मीटिंग, तो डिस्टर्ब्ड द मीटिंग, डिस्टर्ब्ड क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, द मीटिंग वाज डिस्टर्ब्ड। अभी तो आपको बताया था कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में होती है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द मीटिंग वाज डिस्टर्ब्ड, यहाँ लिखा है कि मीटिंग ऑफ द कंपनी वाज डिस्टर्ब्ड, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ वाज डिस्टर्ब्ड दिया है, तो अब मैं ऐसे ही निशान लगा के प्लेन छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब कौन डिस्टर्ब किया था ये दिया नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं गड़बड़। एन एजिटेटेड गैदरिंग ऑफ वर्कर्स, ये तो आना चाहिए था, ठीक है। अब दूसरे में क्या लिखा है, वाज, यहाँ केवल डिस्टर्ब्ड लिखा हुआ है तो एक्टिव वॉइस हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाज डिस्टर्ब्ड लिखा है तो द मीटिंग लिखा हुआ है, वाज डिस्टर्ब्ड लिखा है, बाय एन एजिटेटेड गैदरिंग ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी, यही वाला दिया हुआ है जो आपका सब्जेक्ट था, यही उठा के यहाँ पे कॉपी किया है। तो तीसरा वाला जो है वो पहले वाले से ज़्यादा सूटेबल है, पहला गलत हो गया, अब तीसरा वाला होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो पैसिव वॉइस बनाई ही नहीं गई है, यहाँ एजिटेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में होगा, बनाना पैसिव वॉइस में, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19 में। 19 में आपको मीनिंग बतानी है किसकी, इडियम की, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। और इडियम क्या है, कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। जब किसी चीज़ की कीमत आपका एक हाथ पैर हो, ठीक, अगर आप हाथ पैर देके किसी की चीज़ की कीमत चुका रहे हो तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाती है टू मच एक्सपेंसिव। क्या हो गया, टू मच एक्सपेंसिव। कोई चीज़ बहुत ही महंगी पड़ गई भाई आपको, अगर हाथ पैर दे के उसकी कीमत चुकानी पड़ी तो, ठीक। तो टू बी अफोर्डेबल तो हो ही नहीं सकती ये चीज़, मॉडरेटली प्राइस्ड, मॉडरेटली नहीं तो उचित रेट में आ जाएगा, फ्री ऑफ चार्ज भी नहीं होगा, क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये हो गया चौथा वाला, ठीक है। अब आ जाओ 20 वाले में। देखो 20 में क्या करना है भाई, खाली जगह दी हुई है, यहीं पे आपको इनमें से कोई भरना है। ये क्या है, होमोफोन्स हैं, ठीक। सब में क्या लिखा, रेन 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 रेन। तो ये वाला जो रेन होता है ना, ये होता है घोड़े की लगाम। आप बताओगे घोड़े की लगाम जानते हो क्या होता है, घोड़े के मुंह में एक लोहे का मतलब कुछ डाल देते हैं, उसमें दोनों तरफ से एक रस्सी बंधी होती है, तो बाईं तरफ की रस्सी खींचते हैं तो बाईं तरफ मुड़ जाता है, दाहिनी तरफ की रस्सी खींचते हैं दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दोनों रस्सी एक साथ खींचते हैं तो रुक जाता है। ऐसे ही घोड़े को ड्राइव करने का ये नियम होता है, तो उसको लगाम कहते हैं, रेन को लगाम कहते हैं। अंग्रेजी में वर्ब की तरह जब यूज़ की जाती है तो कंट्रोल करने के सेंस में आता है, ठीक है। और ये रेन जो है इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, ये नाम हो गया। RAIN, रेन तो बारिश होती है, आप समझ ही रहे हो। ये रेन का मतलब क्या होता है, टेन्योर होता है। टेन्योर का मतलब क्या होता है, किसी का पीरियड होता है। जैसे मान लो कोई शासन है, कोई राजा है, वो कब से कब तक शासन किया, ये उसका रेन होता है। शासन काल होता है, टेन्योर होता है, उसका पीरियड होता है, समय होता है, वो कब से कब तक काम किया है वहाँ पर, ठीक है।
जैसे ये होता है 5 साल, 10 साल, 8 साल ये। तो द डैश ऑफ द कंपनीज CEO वाज वाइडली प्रेज्ड फॉर हर इनोवेटिव लीडरशिप। तो जो CEO थी उनके डैश को बहुत ज़्यादा तारीफ, बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है उनकी इनोवेटिव लीडरशिप के लिए। तो उनका पीरियड होगा, उनका टाइम होगा, टेन्योर के सेंस में आएगा। तो ये चौथा वाला रेन आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। चले आगे। अब 21 से लेकर के 25 तक में क्या होगा, ये देखो, एक क्लोज टेस्ट होगा, एक पैराग्राफ होगा, उसमें 4-5 जगहें खाली होंगी, उन्हीं को आपको भरना होगा, ठीक है। चलो देखो, यहाँ लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू डैश। ग्लोबलाइजेशन जो है एक नया डैश नहीं है, क्या है आगे देखेंगे। आगे लिखा है कि ट्रेडर्स ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस इन एंशियंट टाइम्स टू बाय कमोडिटीज। मतलब पुराने ज़माने में भी, एंशियंट टाइम में भी जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी जो होते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं किया करते थे, क्या करने के लिए, टू बाय कमोडिटीज, मतलब ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए। और कैसी चीज़ें, दैट वर डैश एंड एक्सपेंसिव फॉर सेल इन देयर होमलैंड, जो उनके देश में क्या थी, बहुत महंगी थी। अब महंगी थी तो यहाँ क्या होगा, मतलब ज़्यादा तो होगी नहीं, कम होंगी तभी तो महंगी होगी ना। तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में होती हैं, जिसको बाहर से मंगाना पड़ता है, तो इसलिए वो महंगी हो जाती थी। ध्यान रखना बीच में एंड लगा है, एंड के बाद एक्सपेंसिव लिखा है, तो एंड के पहले भी कुछ ऐसा ही वर्ड हमको लेना होगा। आगे देखो, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट डैश इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इन 19th सेंचुरी। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसने 19th सेंचुरी में ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या ले आया, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन ले आया, ऐसा कुछ लगेगा। आगे लिखा है दैट ईज्ड, उसकी वजह से, ईज्ड मतलब आसान हो गया, ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स, तो सीमा पार जो व्यापार है वो थोड़ा आसान हो जाता है। द थिंक टैंक, एक थिंक टैंक है पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये कहते हैं स्टेट्स, इनका ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन डैश आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद डैश हुआ, एंड नेशंस मूव्ड टूवर्ड्स डैश, और जो देश हैं दुनिया के वो डैश की ओर मूव कर जाते हैं, एज दे लॉन्च्ड एयरपोर्ट इम्पोर्ट टैक्सेज, जब क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इम्पोर्ट टैक्सेस लॉन्च किया, टू मोर क्लोजली गार्ड देयर इंडस्ट्रीज इन द आफ्टरमैथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब वही वर्ल्ड वार। तो वर्ल्ड वार के बाद अपनी इंडस्ट्रीज को गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और इम्पोर्ट टैक्सेस को इन लोगों ने बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या उन्होंने किया, ये प्रोटेक्टिवनेस की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज और अपनी इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी के लिए, उसको गार्ड करने के लिए इम्पोर्ट टैक्स बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो मतलब जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की पॉलिसी अपना रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग भरते हैं। तो पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग भरना शुरू करते हैं। पढ़ हम लोग चुके ही हैं, मीनिंग निकाल चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं भरना। तो मूड समझ में आ गया होगा, पैसेज का क्या मूड था। तो देखिए क्या लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू डैश। पहले ही बात कर रहे हैं कि मतलब पहले के ज़माने में भी लोग, व्यापारी लोग एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, जिस चीज़ की उनके देश में कमी होती थी वो बाहर से लाया करते थे, ठीक है। तो ये नया क्या है, नया पावर नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एक नया पावर नहीं है, कि नया वेरिएशन नहीं है, कि नया डिज़ाइन नहीं है, कि नया कंसेप्ट नहीं है। देखो तो ये पावर की तो बात है नहीं, ग्लोबलाइजेशन की पावर की बात ही नहीं हो रही है। और वेरिएशन देखो कई प्रकार का होता तो हम वेरिएशन कह देते, जैसे कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे थे तो वेरिएशन हुआ करता था। इसमें तो कोई वेरिएशन है नहीं, कोई टाइप की तो बात की नहीं गई है, तो नया टाइप नहीं है ये, ना तो नया डिज़ाइन है, बल्कि क्या होगा कि इन्होंने कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वो कोई आज की अवधारणा नहीं, आज का कंसेप्ट नहीं। पहले भी लोग व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार किया करते थे, ठीक है। तो ये हो गई बात, यहाँ पे क्या लगा, सुटेबल कंसेप्ट यूज किया गया। आगे चलते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। तो इस वाले के लिए क्या लगाना होगा, देखिए यहाँ कहा जा रहा है, एक तो एंड के बाद का देखो, एंड के बाद क्या लिखा है, एंड के बाद एक्सपेंसिव दिया हुआ है। कोई चीज़ जो उनके देश में एक्सपेंसिव होती है, ये लिखा ना, फॉर सेल इन देयर होमलैंड, जो उनके देश में महंगी बिके। तो महंगी कौन सी चीज़ बिकेगी, जो कम होगी उनके देश में, तभी तो बाहर से ले आएंगे और तभी तो महंगी होगी। चलो तो प्लेंटीफुल होगी तो जाहिर सी बात है महंगी नहीं बिकेगी, क्लियर होगा। तो ये हट गया यहाँ से।
कॉमन होगी, अच्छा कॉमन होगी तो क्यों महंगी बिकेगी यार, बाहर से क्यों मंगाना पड़ेगा अगर कॉमन होगी। ये दोनों तो लग ही नहीं सकती और प्रिजर्व भी नहीं होगी उनके देश में। वो उनके देश में अगर वो चीज़ बहुत कम होगी, बहुत रेयर होगी, तभी तो उनके देश में महंगे बिकेगी, और वही चीज़ तो वो विदेश से मंगाएंगे। तो ये रेयर लग गया आपके दूसरे वाले फिलर में। आई होप अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। अगला वाला है ये फिलर नंबर 3 है। तो इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन ब्रॉट, वो डैश चीज़ ले आया ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या ले आता है। तो ये बताओ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कियाओस तो लाएगा नहीं। कियाओस का मतलब होता है अव्यवस्था, डिसऑर्डरलीनेस हो जाता है, अराजकता तो वो लाएगा नहीं, बल्कि क्या हो गया, सुविधाएं ही लाया था। अच्छा, इशूज का मतलब मुद्दे ले आया, ये भी नहीं होगा, और डिक्लाइन कमी नहीं आया, बल्कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उससे चीज़ों में बढ़ोतरी हुई थी। तो क्या ले आया था, वो एडवांसेस लाया था, ना कि डिक्लाइन लाया था। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हम एडवांस हुए थे। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन दोनों क्षेत्रों के लिए एडवांसमेंट लाया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं, एडवांसेज हो गया यहाँ पे। अब ये आ गया आपका फिलर नंबर 4 में। यहाँ पे क्या करोगे, देखो लिखा है कि एक थिंक टैंक है, पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये थिंक टैंक है। ये दुनिया भर के सिनेरियो पर, इशूज़ पर सोचते हैं, विचार किया करते हैं। इनका ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन डैश आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड नेशंस मूव्ड टूवर्ड्स डैश। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ग्लोबलाइजेशन ट्रूप करता है कि शोर करता है कि डी एस्केलेट करता है या स्टाल्ड करता है। बताओ क्या होना चाहिए, फिलर नंबर 4 में सुटेबल क्या होगा। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, स्थापित होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, स्थापित होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक नया कंसेप्ट, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट था जो ग्लोबलाइजेशन का था, तो पहले से भी, लेकिन जो अभी ये वाला जो ग्लोबलाइजेशन है आजकल वाला, वो इनका ये मानना है, ये पीटरसन इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये क्या होता है, एकदम से स्टेबल होता है, एकदम से स्थापित होता है। तो ट्रूप नहीं होगा, ना तो शोर होगा। शोर का मतलब क्या होगा, ये ऊपर चढ़ने के लिए होगा, बल्कि ये एक तरह से इंस्टॉल किया जाता है, स्टॉल होता है ये। ठीक है ना, स्टॉल जैसे मतलब होता है ना दुकानें लगना, तो ये ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल पर इस तरह की चीज़ें स्टॉल होती हैं। ठीक, डिस्केलेट निगेटिव सेंस में चला जाएगा, तो नेगेटिव सेंस वाला कोई नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे वाले में आ जाओ, 5 वाले में, यहाँ फिलर नंबर 5 है। तो ये आ गया आपका टूवर्ड्स डैश। तो मैंने अभी कहा था कि इसका नतीजा क्या हुआ था कि जो नेशंस थे वो अपने देश की जो फैक्ट्रियाँ थी, जो इंडस्ट्रीज थी उनकी, उनको वो प्रोटेक्ट करने लगे। ये देखे ना, गार्ड करने लगे। तो गार्ड करने लगे तो प्रोटेक्टिज्म ये हो जाना चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म आना चाहिए हमको। ठीक है, इंटीग्रेशन तो लगाएंगे नहीं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण के लिए, जो अलग अलग ढेर सारे थे, बिखरे हुए थे, उनको एकजुट करना है। तो यहाँ एकजुटता वाली बात नहीं है, सीधे सीधे गार्ड करने की बात हो रही है। लिबरलाइजेशन भी हुआ था, लेकिन जब देखो लिबरलाइजेशन मतलब आप अपनी मार्केट को ओपन कर देते हैं पूरी दुनिया के लिए, लेकिन जब बाहर से कोई चीज़ हमारे देश में बिकेगी तो क्या करते हैं, अपने देश की कंपनियों को सुरक्षा देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से जो माल आता है उस पर टैक्स बढ़ा देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं। तो यह एक तरह से तरीका होता है अपनी कंपनियों को, स्वदेशी कंपनियों को प्रोटेक्ट करने का। तो यही होता है प्रोटेक्शनिज्म। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो टर्म लगा हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे जो क्लोजली गार्ड के लिए लगा हुआ है उसके लिए सीधे देखो लिखा है ना, क्लोजली गार्ड देयर इंडस्ट्रीज। तो इसका मतलब वो प्रोटेक्शनिज्म अपना रहे हैं। तो वर्ड ये खुद ही सजेस्ट कर दे रहे, हमें करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, डाइवर्सिफिकेशन तो करेंगे नहीं। ठीक, डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण होता है, अपनी फैक्ट्रियों को क्या करें, विविधीकरण करें, मतलब अनेक अनेक प्रकार में कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो ये था हमारा आज का 40वां सेट। 40 सेट के हिसाब से अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज हम लोग CHSL के 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मिलेनियम स्कोर हो गया। ठीक है, चलिए, तो CHSL 2023 फिनिश हो चुका है। 23 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें से हमारा केवल क्या बचा रह गया, MTS बचा रह गया है। लेकिन अभी चूंकि 9 मई से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम, किसका, 9 मई से स्टार्ट हो रहा है CPU का पेपर। समझ रहे हैं आप, CPU का पेपर 9 मई को है, 3 दिन होगा ये पेपर, 3 पेपर होंगे, 9 सेट होंगे। तो अभी CPU का हम 2023 वाला मैंने कराया था, 2022 वाला नहीं कराया था।
तो चूंकि 9 मई को इनका पेपर, सबसे पहले इन्हीं का पेपर, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पहले इन्हीं का पेपर है, तो अभी मैं जो है ना वो CPO 2022 वाला भी 9 सेट है उनको 9 दिन में करा दूंगा। 9 ही दिन लगेगा इनका सेट ख़त्म करने में, तो 9 दिन में इनका ख़त्म करा दूंगा। या आप ये चाहो तो कर सकते हैं, आप लोग अपनी राय दीजिएगा, जैसा आप लोग जैसा चाहते हो। अगर MTS साथ में चाहते हो तो मैं इसके साथ में कराता रहूँगा, जैसे एक CPO का कर दिया, एक MTS का कर दिया, एक CPO का कर दिया, एक MTS का कर दिया, ऐसे में करता चल सकता हूँ। नहीं तो या आप लोग कहिए तो मैं CPO का पूरा ख़त्म कर दूँ एक बार में, 9 दिन में CPO वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर हम धीरे से MTS लेके चलते रहेंगे। CHSL और CGL हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टेनो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई आफत नहीं होगी। अच्छा, इनका जो Tier 2 वाला है, जैसे CGL Tier 2 वाला कराना है, CHSL Tier 2 वाला कराना है, CPO Tier 2 वाला कराना है, तो पहले Tier 1 वाला एग्ज़ाम हो जाए, तो जब आपका Tier 2 का एग्ज़ाम आएगा, जैसे ही आपका मतलब Tier 1 का रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद मैं Tier 2 वाले कराऊंगा, उसके पहले नहीं कराऊंगा। अब सारे Tier 2 कराऊंगा एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद। हाँ, लेकिन साथ में अभी जो हमारे पास अभी सोचा हूँ ना कि 2 क्लासें लगाने की, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2023 और 2022 हमारा टारगेट है, ठीक है, 2022 और 2023 इतना टारगेट होगा। तो 2022 और 2023 में जितने भी एरर आए हैं, सारे सेगमेंट जितनी भी एरर्स आई हैं सारे एग्ज़ाम्स की, मतलब CPO का, CHSL का, CGL का, स्टेनो का, ठीक है, IB का, MTS का, सारे की एरर्स इकट्ठा करके कराना है, सारे के फिलर इकट्ठा करके कराना है, सारे के वन वर्ड, सारे के एडियम इकट्ठा करके कराना है, ठीक है। चलिए, तो आप अपनी राय दीजिएगा हमको, क्या आप क्या चाहते हैं। ये तो मेरी अपनी ओपिनियन थी, मैं इस ढंग से शुरू करना चाहता हूँ, पर आप लोगों की भी राय की हमको ज़रूरत होगी ना। आप लोग जैसी राय देंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा करेंगे, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं अपनी ओर से कर दूंगा, ठीक। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। CHSL को नमस्कार करते हैं, और आप आगे की अपनी तैयारी में लग जाइए, जुटे रहिए, जुटे आप लोग हैं ही। होली आ गई है, बस 2-4 दिन के बाद खेलिए, होली जम के खेलिए, लेकिन खुमार जल्दी उतार लीजिएगा। हैंगओवर मतलब 2-3 दिन तक हैंगओवर ना चले, ठीक है, जल्दी ख़त्म करो। होली एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, हर रोज़ होली मनाओगे, हर रात दिवाली मनाओगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। पापड़ वापड़ के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो, ज़िंदगी पापड़ हुई जा रही, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल वाले सेशन में। कुछ आप अब लोग राय दीजिएगा। हमारे पास CPO का भी सेट बना हुआ रखा है और MTS का भी बना हुआ रखा है, तो जो कहो हम वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।